अरबती ने अपने पिता से एक रिसोर्ट विरासत में पाया और कर्मचारियों की परीक्षा लेने के लिए रखरखाव कर्मचारी के रूप में छद्म वेश धारण किया। वह हैरान रह गया जब उसने प्रबंधक को कुछ कहते सुन। सूरज अरब सागर के स्फटिक जल पर डूब रहा था। आकाश को सुनहरे और लाल रंगों में रंग रहा था। लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही थीं, एक प्राकृतिक संगीत बना रही थीं जो आमतौर पर आदित्य मल्होत्रा को शांत कर देता था। हालांकि इस शाम यहाँ तक कि सूर्यास्त की सुंदरता भी उसके अंदर मचे तूफान को शांत नहीं कर सकती थी। आदित्य 28 वर्षीय एक लंबा और एथलेटिक युवक स्वर्गद्वीप रिसोर्ट के राष्ट्रपति स्वीट के बालकनी में खड़ा था। उसकी भूरी आंखें, जो आमतौर पर चमकती और जीवन से भरी होती थीं, अब दर्द और भ्रम के मिश्रण को दर्शाती थी। उसके भूरे बाल, जो आमतौर पर पूरी तरह से संवारे होते थे, अब पिछले कुछ घंटों में उसके द्वारा अनगिनत बार उनमें उंगलियां फेरने के कारण बिखरे हुए थे। वह एक निष्कलंक काले सूट में था, लेकिन टाई ढीली थी और उसकी सफेद शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे। उसके दाहिने हाथ में व्हिस्की का एक गिलास था, जिसे उसने मुश्किल से छुआ था। उस सुबह मिली खबर ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। आदित्य के पिता और पर्यटन के दिग्गज अनिल मल्होत्रा की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। दरवाजे के खुलने की आवाज ने आदित्य को अपने विचारों से बाहर निकाल दिए। वह मुड़कर देखा कि उसकी मां सीमा कमरे में प्रवेश कर रही थी। उसके चेहरे पर स्पष्ट दुख के बावजूद सीमा ने अपनी विशेषता वाली शालीनता और मुद्रा बनाए रखी थी। उसके काले बाल, जिनमें कुछ सफेद बाल थे, एक निष्कलंक जूड़े में बंधे थे और उसकी काली डिजाइनर पोशाक उसके पतले शरीर को उभारती थी। आदित्य बेटा, सीमा ने कोमल स्वर में कहा, अपने बेटे की ओर बढ़ते हुए। वसीयत का पाठ 1 घंटे में हो, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। आदित्य ने मशीनी रूप से सिर हिलाया, अपनी व्हिस्की का एक घूंट लेने से पहले गिलास को पास की मेज पर रख दिए। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वे चले गए। मां, वह बुदबुदाया, उसकी आवाज दबी हुई भावना से टूट रही थी। सीमा पास आई और उसे गले लगा लिया, एक पल के लिए अपनी कमजोरी दिखाने की अनुमति देते हुए। मुझे पता है मेरे प्यारे, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारे पिता एक मजबूत आदमी थे, जीवन से भरपूर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे हमें इतनी जल्दी छोड़ देंगे। वे कुछ पल बाद अलग हो गए और सीमा ने अपने बेटे का चेहरा अपने हाथों में लेकर सीधे उसकी आंखों में देखा। लेकिन अब हमें मजबूत रहना होगा आदित्य। तुम्हारे पिता ने एक साम्राज्य का निर्माण किया था और अब उनकी विरासत को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आदित्य ने अपनी मां के शब्दों पर पेट में एक गांठ महसूस की। वह जानता था कि यह क्षण आखिरकार आएगा, लेकिन उसने हमेशा सोचा था कि उसके पास अधिक समय होगा, कि उसके पिता उसका मार्गदर्शन करने के लिए वहां होंगे। अब अचानक परिवार की सभी अपेक्षाओं का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए तैयार हूं या नहीं, मां, उसने स्वीकार किया, दूर होकर वापस बालकनी की ओर चलते हुए। पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं व्यवसाय में अधिक शामिल हूं, लेकिन मैंने हमेशा ऐसा न करने के लिए बहाने ढूंढे। सीमा ने अपने बेटे का अनुसरण किया, उसके कंधे पर एक सांत्वना देने वाला हाथ रखा। तुम्हारे पिता समझते थे कि तुम्हें अपना खुद का स्थान चाहिए था आदित्य। उन्होंने तुम पर कभी ज्यादा दबाव नहीं डाला क्योंकि वे विश्वास करते थे कि जब समय आएगा तो तुम परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। आदित्य अपनी मां को देखने के लिए मुड़ा। संदेह स्पष्ट रूप से उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। और अगर मैं नहीं हूं, अगर मैं यह सब नहीं संभाल सकता, तुम होंगे, सीमा ने दृढ़ता से कहा। तुम एक मल्होत्रा हो आदित्य। तुम्हारे पिता का उद्यमी आत्मा तुम्हारे खून में है। हो सकता है कि तुम अब तक सीधे व्यवसाय में शामिल नहीं हुए हो, लेकिन तुम इसके आसपास बड़े हुए। तुम इस दुनिया को उससे बेहतर जानते हो जितना तुम्हें लगता है। इससे पहले कि आदित्य जवाब दे सकता, दरवाजे पर एक दस्तक ने बातचीत को बाधित कर दिए। यह कविता थी, परिवार की व्यक्तिगत सहायक, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जिसने पतली फ्रेम वाला चश्मा और एक ग्रे सूट पहना था।
क्षमा करें मुझे बाधा डालने के लिए, कविता ने पेशेवर स्वर में कहा। परिवार का वकील आ गया है और वसीयत का पाठ करने के लिए तैयार है, जब आप तैयार हो। सीमा ने सिर हिलाए। धन्यवाद कविता, हम कुछ मिनटों में वहां होंगे। जब कविता चली गई, सीमा ने एक बार फिर अपने बेटे की ओर मुड़ा। समय आ गया है आदित्य, मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन हमें इसका सामना एक साथ करना चाहिए। तुम्हारे पिता चाहते थे कि हम मजबूत रहें। आदित्य ने गहरी सांस ली, अपनी टाई को सीधा किया और अपनी शर्ट के बटन लगाए। तुम सही हो माँ, थलोचने। साथ में मान और बेटा स्वीट से बाहर निकले और रिसोर्ट के बोर्ड रूम की ओर बढ़े, जहां मल्होत्रा साम्राज्य का भाग्य खुलने वाला था। बोर्ड रूम एक भव्य स्थान था, जिसके केंद्र में एक बड़ी महोगनी की मेज और उसके चारों ओर काले चमड़े की कुर्सियां थीं। दीवारों पर स्वर्ग द्वीप रिसोर्ट के इतिहास को दर्शाने वाली तस्वीरें लगी थीं, जो 3 दशक पहले इसके उद्घाटन से लेकर इसके नवीनतम विस्तार तक की थी। प्रत्येक छवि में अनिल मल्होत्रा का आकृति उभर कर सामने आती थी, उनकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान और दूरदर्शी दृष्टि को भविष्य के लिए कैद किया गया था। आदित्य उन छवियों को देखकर अपराध बोध से बच नहीं सका। जब उसके पिता इस साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे, तब वह उस काम के फलों का आनंद लेने के बारे में अधिक चिंतित था, न कि इसे बनाए रखने और बढ़ाने के बारे में सीखने के बारे में। मेज के चारों ओर पहले से ही मल्होत्रा के जीवन और व्यवसाय में कई महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे थे। वहां जयंत वर्मा थे, रिसोर्ट के महाप्रबंधक, लगभग 50 वर्ष के एक आदमी, भूरे सफेद बालों और अपने डिजाइनर चश्मे के पीछे से चतुर नजर वाले। उनके बगल में अनु शर्मा थीं, कर्मचारी प्रमुख, लगभग 40 वर्ष की एक महिला, जिसके भूरे बाल एक जूड़े में बंधे थे और गर्म आंखें अनिल की हानि पर गहरा दुरेख दर्शाती थी। रोहित मेहता भी मौजूद थे, मुख्य लेखाकार, एक छोटे कद और मोटे व्यक्ति जिनके सिर पर गंजापन आ रहा था और उंगलियां लगातार अपनी टाई के साथ खेल रही थी। और अंत में मेज के सिरे पर अमित गुप्ता थे, मल्होत्रा परिवार के वकील, लगभग 60 वर्ष के एक व्यक्ति, सफेद बालों और गंभीर अभिव्यक्ति वाले। जब आदित्य और सीमा कमरे में प्रवेश किए, तो सभी सम्मान के रूप में खड़े हो गए। मौन अभिवादन, हाथ मिलाने और संक्षिप्त आलिंगन का आदान प्रदान हो। वातावरण गंभीर था, दबी हुई भावनाओं और अव्यक्त अपेक्षाओं से भरा हो। एक बार जब सभी बैठ गए, तो वकील गुप्ता ने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किए। हम यहाँ श्री अनिल मेहरोत्रा की वसीयत पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं, उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं परिवार और यहाँ मौजूद सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहूँ। अनिल न केवल 30 साल से अधिक समय तक मेरे ग्राहक रहे, बल्कि एक करीबी दोस्त भी थे। उनका जाना हम सभी के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने एक पल रुककर अपने शब्दों को बैठने दिया, फिर जारी रखा। अब मैं वसीयत पढ़ना शुरू करूंगा। गुप्ता ने अपने ब्रीफकेस से एक मुहरबंद लिफाफा निकाला और उसे सावधानी से खोला। उन्होंने कई दस्तावेज निकाले और पढ़ना शुरू किया। मैं अनिल मेहरोत्रा, पूर्ण मानसिक क्षमता में घोषणा करता हूं कि यह मेरी अंतिम इच्छा और वसीयत है। आदित्य चिंता और भय के मिश्रण के साथ सुन रहा था। हालांकि उसे हमेशा पता था कि वह एक दिन परिवार के व्यवसाय को विरासत में पाएगा, इस क्षण की वास्तविकता उसे जोर से प्रहार कर रही थी। उसकी नजर क्षणिक रूप से नम्रता से मिली, जिसने उसे एक आश्वासक मुस्कान दी। उसने हमेशा नम्रता की गर्मजोशी की सराहना की थी, जो उसके बचपन के दौरान लगभग दूसरी मां की तरह है। और यह मेरी इच्छा है कि मेरा एकमात्र पुत्र आदित्य मेहरोत्रा मेरे सभी शेयरों और संपत्तियों का वारिस बने, जिसमें स्वर्ग सागर रिजॉर्ट और इससे जुड़ी सभी विस्तार और संबद्ध संपत्तियां शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। कमरे में एक सनसनी दौड़ गई। हालांकि सभी इस निर्णय की उम्मीद कर रहे थे, इसे जोर से सुनना इसे वास्तविक और निश्चित बना रहा था। आदित्य ने महसूस किया कि उसके कंधों पर का बोझ कई गुना बढ़ गए। उसने देखा कि कैसे जयेश वर्मा ने एक भौंह उठाई। उनका चेहरा अपथनीय था। हालांकि वकील जारी रहा और कमरे में सभी लोग इस शब्द पर तन गए,
यह विरासत एक शर्त के अधीन है। आदित्य अपनी कुर्सी में सीधा हो गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक शर्त। उसके पिता ने उसे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। स्वर्ग सागर रिजॉर्ट का पूर्ण स्वामित्व लेने और पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करने के लिए आदित्य को 6 महीने की अवधि के लिए रिजॉर्ट के प्रत्येक विभाग में काम करना होगा, प्रत्येक क्षेत्र में सबसे निचले पद से शुरुआत करते हुए। इस दौरान उसे एक छद्म नाम का उपयोग करना होगा और इस कमरे के बाहर किसी को भी अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा नहीं करना होगा। इन शब्दों के बाद जो सन्नाटा छाया वह बहरा कर देने वाला था। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा। सभी उपस्थित लोगों के चेहरों पर आश्चर्य का प्रतिबिंब देखा। उसकी मां लीला उतनी ही चकित लग रही थी जितनी वह था। यदि आदित्य इस 6 महीने की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, गुप्ता जारी रहे, तो वह रिजॉर्ट और सभी संबद्ध संपत्तियों का पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करे। यदि वह इस शर्त का पालन न करने का फैसला करता है या समय से पहले अपनी पहचान का खुलासा करता है, तो रिजॉर्ट का स्वामित्व वर्तमान विभागाध्यक्षों से बनी एक निदेशक मंडल को सौंप दिया जाएगा और आदित्य को केवल एक मासिक भत्ता मिलेगा। आदित्य शब्दहीन हो गए। वह जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसके पिता, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद भी, उसे चुनौती दे रहे थे, उसे व्यवसाय में शामिल होने के लिए एक ऐसे तरीके से धकेल रहे थे जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। पिताजी, वह खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज में निराशा और प्रशंसा का मिश्रण था। वकील गुप्ता वसीयत के कुछ छोटे मोटे प्रावधानों को पढ़ना जारी रखे, लेकिन आदित्य मुश्किल से सुन रहा था। उसका दिमाग इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि इस शर्त का क्या मतलब था। उसे अपने विलासिता के जीवन, अपनी पहचान, अपने जाने पहचाने सब कुछ को छोड़ना होगा ताकि वह रिजॉर्ट के कामकाज में सबसे बुनियादी स्तर से पूरी तरह डूब सके। जब गुप्ता ने पढ़ना समाप्त किया तो कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गए। लीला ने सबसे पहले बात की। एर्नेस्ट, उन्होंने वकील से कहा, क्या आप इस शर्त के बारे में जानते थे? गुप्ता ने सिर हिलाए। अनिल ने मुझे यह सीलबंद लिफाफा कुछ महीने पहले दिया था। इस समय तक इसे न खोलने के सख्त निर्देशों के साथ मैं आप सभी की तरह उतना ही चकित हूं। जयेश वर्मा ने अपना गला साफ किए। यदि आप अनुमति दे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। मुझे लगता है कि श्री अनिल ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यह शर्त यह सुनिश्चित करेगी कि रिजॉर्ट का भावी नेता इसके कामकाज को अच्छी तरह से जानता हो। नम्रता ने सिर हिलाया, जोड़ते हुए। इसके अलावा यह आदित्य को हमारे कर्मचारियों को वास्तव में जानने और उनकी जरूरतों और चुनौतियों को समझने का मौका देगा। आदित्य चुपचाप इन टिप्पणियों को सुन रहा था। उसका दिमाग अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। अंत में वह खड़ा हो गया। सभी की नजरें उस पर टिक गई। वह शुरू में हकलाते हुए बोला, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी आवाज में दृढ़ता आती गई। मैं पिताजी की शर्त को स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं व्यवसाय में उतना शामिल नहीं रहा जितना मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं सीखने, कड़ी मेहनत करने और पिताजी की विरासत का सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। लीला ने अपने बेटे का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में गर्व और चिंता का मिश्रण था। आदित्य, क्या तुम्हें यकीन है? 6 महीने बहुत लंबा समय है और तुम्हें अपने जाने पहचाने सब कुछ को छोड़ना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नया संकल्प चमक रहा था। मुझे यकीन है, माँ। पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं वास्तव में व्यवसाय को समझूं, और अब मैं समझ रहा हूं क्यों। मेरी जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। वकील गुप्ता खड़े होगा। बहुत अच्छा है। फिर अनिल के निर्देशों के अनुसार 6 महीने की अवधि 1 सप्ताह में शुरू हो। इस दौरान आदित्य, तुम्हें अपनी नई पहचान के लिए तैयार रहना हो। आप बाकी लोग, उन्होंने जयेश, नम्रता और रमेश की ओर देखते हुए कहा, आदित्य की वास्तविक पहचान के रहस्य को बनाए रखना हो। क्या यह स्पष्ट है? सभी ने गंभीरता से सिर हिलाए। बहुत अच्छा, गुप्ता ने जारी रखा। अब कुछ अतिरिक्त विवरण हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। जबकि वकील स्थिति के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं के बारे में बात करना जारी रखे,
आदित्य ने अपने आप को एक क्षण के लिए सोचने की अनुमति दी। उसका जीवन बहुत बदलने वाला था। वह प्लेबॉय वारिस से एक साधारण रखरखाव कर्मचारी बन जाएगा। यह विचार उसे डरा रहा था और उत्साहित भी कर रहा था। उसने दीवारों पर अपने पिता की तस्वीरों को देखा, अनिल मेहरोत्रा का मुस्कुराता हुआ और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार आदित्य को लगा कि जब सभी बैठ गए तो वकील गुप्ता ने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किए। हम यहाँ श्री अनिल मेहरोत्रा की वसीयत पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं परिवार और उपस्थित सभी लोगों को अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। अनिल न केवल 30 से अधिक वर्षों तक मेरे ग्राहक थे, बल्कि एक करीबी मित्र भी थे। उनकी हानि हम सभी के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने एक पल रुककर अपने शब्दों को बैठने दिया, फिर आगे बढ़े। अब मैं वसीयत पढ़ना शुरू करूंगा। गुप्ता ने अपने ब्रीफकेस से एक मुहरबंद लिफाफा निकाला और उसे सावधानी से खोला। उन्होंने कई दस्तावेज निकाले और पढ़ना शुरू किया। मैं, अनिल मेहरोत्रा, पूर्ण मानसिक क्षमता में घोषणा करता हूं कि यह मेरी अंतिम इच्छा और वसीयत है। आदित्य चिंता और भय के मिश्रण के साथ सुन रहा था। हालांकि उसे हमेशा से पता था कि एक दिन वह परिवार के व्यवसाय का उत्तराधिकारी बनेगा, उस क्षण की वास्तविकता उसे जोर से प्रभावित कर रही थी। उसकी नजर क्लारा से मिली, जिसने उसे एक आश्वासक मुस्कान दी। उसने हमेशा क्लारा की गर्मजोशी की सराहना की थी, जो उसके बचपन के दौरान लगभग दूसरी मां की तरह थी। और यह मेरी इच्छा है कि मेरा एकमात्र पुत्र आदित्य मेहरोत्रा मेरे सभी शेयरों और संपत्तियों का उत्तराधिकारी बने, जिसमें स्वर्ग द्वीप रिसोर्ट और इसके सभी विस्तार और संबद्ध संपत्तियां शामिल है। लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। कमरे में एक सामूहिक सांस लेने की आवाज गूंज। हालांकि सभी इस निर्णय की उम्मीद कर रहे थे, इसे जोर से सुनना इसे वास्तविक और निश्चित बना रहा था। आदित्य ने महसूस किया कि उसके कंधों पर का बोझ कई गुना बढ़ गए। उसने देखा कि जयंत वर्मा ने एक भौंह उठाई। उसका चेहरा अपथनीय था। हालांकि वकील जारी रखा और कमरे में सभी लोग इस शब्द पर तन गए, यह उत्तराधिकार एक शर्त के अधीन है। आदित्य अपनी कुर्सी में सीधा हो गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक शर्त। उसके पिता ने उसे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। स्वर्ग द्वीप रिसोर्ट का पूर्ण स्वामित्व लेने और पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए आदित्य को 6 महीने की अवधि के लिए रिसोर्ट के प्रत्येक विभाग में काम करना होगा, प्रत्येक क्षेत्र में सबसे निचले पद से शुरू करते हुए। इस अवधि के दौरान उसे एक नकली नाम का उपयोग करना होगा और इस कमरे के बाहर किसी को भी अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा नहीं करना होगा। इन शब्दों के बाद जो सन्नाटा छाया वह असहनीय था। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा। सभी उपस्थित लोगों के चेहरों पर आश्चर्य देखा। उसकी मां, सीमा, उतनी ही चकित लग रही थी जितनी वह था। यदि आदित्य इस 6 महीने की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करता है, गुप्ता ने जारी रखा, तो वह रिसोर्ट और सभी संबद्ध संपत्तियों का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करे। यदि वह इस शर्त को पूरा करने का निर्णय नहीं लेता है या समय से पहले अपनी पहचान का खुलासा करता है, तो रिसोर्ट का स्वामित्व वर्तमान विभाग प्रमुखों से बनी एक निदेशक मंडल को हस्तांतरित हो जाएगा और आदित्य को केवल एक मासिक भत्ता प्राप्त होगा। आदित्य शब्दहीन हो गए। वह जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके पिता, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद भी, उसे चुनौती दे रहे थे, उसे व्यवसाय में शामिल होने के लिए धकेल रहे थे जिस तरह से उसने कभी कल्पना नहीं की थी। पापा, वह अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आवाज में निराशा और प्रशंसा का मिश्रण था। वकील गुप्ता वसीयत की कुछ छोटी मोटी व्यवस्थाओं को पढ़ना जारी रखे, लेकिन आदित्य मुश्किल से सुन रहा था। उसका दिमाग इस शर्त का क्या मतलब था, इसे संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने विलासिता के जीवन, अपनी पहचान, अपने जाने पहचाने सब कुछ को छोड़ना होगा ताकि वह रिसोर्ट के कामकाज में पूरी तरह से डूब सके, वह भी सबसे बुनियादी स्तर से। जब गुप्ता ने पढ़ना समाप्त किया तो कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गए। सीमा ने पहले बात, एर्नेस्टो, उन्होंने वकील से कहा, क्या आप इस शर्त के बारे में जानते थे? गुप्ता ने सिर हिलाए।
अनिल ने मुझे यह सीलबंद लिफाफा कुछ महीने पहले दिया था, इस क्षण तक इसे न खोलने के सख्त निर्देशों के साथ। मैं आप सभी की तरह उतना ही चकित हूँ। जयंत वर्मा ने अपना गला साफ किए। यदि आप अनुमति दे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। मुझे लगता है कि श्री अनिल ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यह शर्त यह सुनिश्चित करेगी कि रिसोर्ट का भावी नेता इसके कामकाज को अच्छी तरह से जानता हो। क्लारा ने सिर हिलाया, जोड़ते हुए। इसके अलावा यह आदित्य को वास्तव में हमारे कर्मचारियों को जानने और उनकी जरूरतों और चुनौतियों को समझने का अवसर देगा। आदित्य चुपचाप इन टिप्पणियों को सुन रहा था। उसका दिमाग अभी भी स्थिति को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। अंत में वह खड़ा हो गया। सभी की नजरें उस पर थी। वह शुरू में हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज में दृढ़ता आती गई। मैं अपने पिता की शर्त को स्वीकार करता हूँ। मुझे पता है कि मैं व्यवसाय में उतना शामिल नहीं रहा जितना मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और अपने पिता की विरासत का सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। सीमा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें गर्व और चिंता के मिश्रण से चमक रही थी। आदित्य, क्या तुम्हें यकीन है? 6 महीने बहुत लंबा समय है और तुम्हें अपने जाने पहचाने सब कुछ को छोड़ना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नया संकल्प चमक रहा था। मुझे यकीन है, माँ। पापा हमेशा चाहते थे कि मैं वास्तव में व्यवसाय को समझूं, और अब मैं समझता हूं क्यों। अब समय आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी संभालूं। वकील गुप्ता खड़े होगा। बहुत अच्छा है। तब अनिल के निर्देशों के अनुसार 6 महीने की अवधि 1 सप्ताह में शुरू हो। इस समय के दौरान आदित्य, तुम्हें अपनी नई पहचान के लिए तैयार होना हो। आप बाकी लोग, उन्होंने जयंत, क्लारा और रोहित की ओर देखते हुए कहा, आदित्य की वास्तविक पहचान के रहस्य को बनाए रखना होगा। क्या यह स्पष्ट है? सभी ने गंभीरता से सिर हिलाए। उत्तम, गुप्ता ने जारी रखा। अब कुछ अतिरिक्त विवरण हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। जबकि वकील स्थिति के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं के बारे में बात करना जारी रखे, आदित्य ने अपने आप को एक क्षण के लिए सोचने की अनुमति दी। उसका जीवन बहुत बदलने वाला था। वह प्लेबॉय वारिस से एक साधारण रखरखाव कर्मचारी बन जाएगा। यह विचार उसे डरा रहा था और उत्साहित भी कर रहा था। उसने दीवारों पर अपने पिता की तस्वीरों को देखा। अनिल मेहरोत्रा का मुस्कुराता हुआ और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार आदित्य को लगा कि वह वास्तव में अपने पिता को समझ रहा था। यह अंतिम चुनौती अनिल का अंतिम उपहार था। आदि वह वास्तव में अपने पिता को समझ रहा था। यह अंतिम चुनौती अनिल का अंतिम उपहार था। आदित्य को खुद को साबित करने का मौका, न केवल दूसरों के सामने बल्कि खुद के सामने। तुम्हें उसे गर्व महसूस कराओगे, बेटा, सीमा ने कहा, जैसे ही उसने आदित्य के चेहरे पर भावनाओं को देखा। तुम्हारे पिता को हमेशा से पता था कि तुम इसके लिए तैयार हो। आदित्य ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं, मां। यह बहुत ज्यादा है। सीमा ने अपने बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लिए। तुम एक मेहरोत्रा हो, आदित्य। तुम्हारे पिता का उद्यमी आत्मा तुम्हारे खून में है। हो सकता है कि तुमने अब तक व्यवसाय में सीधे शामिल नहीं हुए हो, लेकिन तुम इस दुनिया में पले थे। तुम इसे अपने सोचने से कहीं बेहतर जानते हो। इससे पहले कि आदित्य जवाब दे सकता, दरवाजे पर एक दस्तक ने बातचीत को बाधित किए। यह रूपा थी, परिवार की व्यक्तिगत सहायक, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जिसने पतली फ्रेम वाला चश्मा पहना था और एक ग्रे सूट पहना था। क्षमा करें कि मैंने आपको बाधित किया, रूपा ने पेशेवर स्वर में कहा। परिवार का वकील आ गया है और जब आप तैयार हों तो वसीयत पढ़ने के लिए तैयार है। सीमा ने सिर हिलाए। धन्यवाद, रूप। हम कुछ मिनटों में वहां होंगे। जब रूपा चली गई तो सीमा ने एक बार फिर अपने बेटे की ओर मुड़ा। समय आ गया है, आदित्य। मैं जानती हूं कि यह कठिन है, लेकिन हमें इसका सामना एक साथ करना चाहिए। तुम्हारे पिता चाहते थे कि हम मजबूत रहें,
आदित्य ने गहरी सांस ली, अपनी टाई को सीधा किया और अपनी कमीज के बटन लगा। तुम सही हो माँ, चलो चलते हैं। साथ में मां और बेटा स्वीट से बाहर निकले और रिसोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़े, जहां मेहरोत्रा साम्राज्य का भाग्य अब उजागर होने वाला था। कॉन्फ्रेंस रूम एक प्रभावशाली स्थान था, जिसके केंद्र में एक बड़ी महोगनी की मेज और उसके चारों ओर काले चमड़े की कुर्सियां थीं। दीवारें स्वर्ग रिसोर्ट के इतिहास को दर्शाने वाली तस्वीरों से सजी थीं। 3 दशक पहले इसके उद्घाटन से लेकर हाल ही में किए गए विस्तार तक प्रत्येक छवि में अनिल मेहरोत्रा का आंकड़ा प्रमुख था। उनकी आत्मविश्वासपूर्ण मुस्कान और दूरदर्शी दृष्टि को अनंत काल के लिए कैद कर लिया गया था। आदित्य उन छवियों को देखकर अपराधबोध की भावना को रोक नहीं सका। जब उसके पिता इस साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे, तो वह उस काम के फलों का आनंद लेने के बारे में अधिक चिंतित था, न कि इसे बनाए रखने और बढ़ाने के बारे में सीखने के बारे में। मेज के चारों ओर पहले से ही मेहरोत्रा के जीवन और व्यवसाय में कई प्रमुख व्यक्ति बैठे थे। वहां राजेश वर्मा था, रिसोर्ट का महाप्रबंधक, लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति जिसके बाल सफेद हो रहे थे और डिजाइनर चश्मे के पीछे से चतुर नजर आ रहा था। उसके बगल में अंजलि शर्मा, कर्मचारी प्रमुख, एक 40 वर्षीय महिला जिसके भूरे बाल एक जूड़े में बंधे थे और गर्म आंखें अनिल की हानि पर गहरी उदासी को दर्शा रही थी। दीपक गुप्ता, मुख्य लेखाकार, भी मौजूद था, एक छोटे कद का और मोटा आदमी जिसके सिर पर गंजापन आ रहा था और उंगलियां लगातार अपनी टाई के साथ खेल रही थी। और अंत में मेज के सिरे पर रवि अग्रवाल था, मेहरोत्रा परिवार का वकील, एक लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति, सफेद बालों और गंभीर अभिव्यक्ति वाला। जब आदित्य और सीमा कमरे में प्रवेश किए, सभी सम्मान के रूप में खड़े हो गए। मौन अभिवादन, हाथ मिलाने और संक्षिप्त आलिंगन का आदान प्रदान हो। वातावरण गंभीर था, दबी हुई भावनाओं और अव्यक्त अपेक्षाओं से भरा हो। एक बार जब सभी बैठ गए, तो वकील अग्रवाल ने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किए। हम यहाँ श्री अनिल मेहरोत्रा की वसीयत पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं, उन्होंने गंभीर आवाज में घोषणा की। आगे बढ़ने से पहले मैं परिवार और सभी उपस्थित लोगों को अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। अनिल न केवल 30 से अधिक वर्षों तक मेरे ग्राहक थे, बल्कि एक करीबी दोस्त भी थे। उनकी हानि हम सभी के लिए एक झटका है। उन्होंने एक पल रुककर अपने शब्दों को बैठने दिया, फिर जारी रखा। अब मैं वसीयत पढ़ना शुरू करूंगा। अग्रवाल ने अपने ब्रीफकेस से एक सीलबंद लिफाफा निकाला और उसे सावधानी से खोला। उन्होंने कई दस्तावेज निकाले और पढ़ना शुरू किया। मैं, अनिल मेहरोत्रा, अपनी पूरी मानसिक क्षमता में घोषणा करता हूं कि यह मेरी अंतिम इच्छा और वसीयत है। आदित्य चिंता और भय के मिश्रण के साथ सुन रहा था। हालांकि उसे हमेशा से पता था कि एक दिन वह परिवार के व्यवसाय को विरासत में पाएगा, उस क्षण की वास्तविकता उसे जोर से प्रहार कर रही थी। उसकी नजर क्षणिक रूप से अंजलि से मिली, जिसने उसे एक आश्वासक मुस्कान दी। उसने हमेशा अंजलि की गर्मजोशी की सराहना की थी, जो उसके बड़े होने के दौरान लगभग एक दूसरी मां जैसी थी। और यह मेरी इच्छा है कि मेरा एकमात्र पुत्र आदित्य मेहरोत्रा मेरे सभी शेयरों और संपत्तियों का वारिस बने, जिसमें स्वर्ग रिसोर्ट और उसके सभी विस्तार और संबद्ध संपत्तियां शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। कमरे में एक सांस दौड़ गई। हालांकि सभी इस निर्णय की उम्मीद कर रहे थे, इसे जोर से सुनना इसे वास्तविक और निश्चित बना रहा था। आदित्य ने महसूस किया कि उसके कंधों पर का बोझ कई गुना बढ़ गया था। उसने देखा कि राजेश वर्मा ने एक भौंह उठाई, उसकी अभिव्यक्ति अवर्णनीय थी। हालांकि वकील ने जारी रखा, और कमरे में सभी लोग इस शब्द पर तन गए, यह विरासत एक शर्त के अधीन है। आदित्य अपनी कुर्सी में सीधा हो गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक शर्त? उसके पिता ने उसे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। विरासत का पूरा स्वामित्व लेने और स्वर्ग रिसोर्ट का पूर्ण नियंत्रण संभालने के लिए आदित्य को 6 महीने की अवधि के लिए रिसोर्ट के प्रत्येक विभाग में काम करना होगा, प्रत्येक क्षेत्र में सबसे निचले पद से शुरुआत करते हुए। इस दौरान
उसे एक झूठा नाम का उपयोग करना होगा और इस कमरे के बाहर किसी को भी अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा नहीं करना होगा। इन शब्दों के बाद जो सन्नाटा छाया वह बहरा करने वाला था। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा, सभी उपस्थित लोगों के चेहरों पर आश्चर्य को देखते हुए। उसकी मां सीमा उतनी ही चकित लग रही थी जितनी वह था। यदि आदित्य इन 6 महीनों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, अग्रवाल ने जारी रखा, तो वह रिसोर्ट और सभी संबद्ध संपत्तियों का पूर्ण नियंत्रण संभाल लेगा। यदि वह इस शर्त को पूरा करने का निर्णय नहीं लेता है या समय से पहले अपनी पहचान का खुलासा करता है, तो रिसोर्ट का स्वामित्व वर्तमान विभाग प्रमुखों से बनी एक निदेशक मंडल को हस्तांतरित हो जाएगा और आदित्य को केवल एक मासिक भत्ता मिलेगा। आदित्य शब्दहीन हो गए। वह नहीं मान सकता था जो वह सुन रहा था। उसके पिता यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद भी उसे चुनौती दे रहे थे, उसे व्यवसाय में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिस तरह से उसने कभी कल्पना नहीं की थी। पिताजी, वह अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आवाज में निराशा और प्रशंसा का मिश्रण था। अग्रवाल वसीयतनामे के कुछ छोटे मोटे प्रावधानों को पढ़ना जारी रखा, लेकिन आदित्य मुश्किल से सुन रहा था। उसका दिमाग इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि यह शर्त क्या मतलब रखती थी। उसे अपना विलासी जीवन, अपनी पहचान, वह सब कुछ जो वह जानता था, छोड़ना होगा ताकि वह रिसोर्ट के कामकाज में पूरी तरह से डूब सके, वह भी सबसे बुनियादी स्तर से। जब अग्रवाल ने पढ़ना समाप्त किया तो कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गए। सीमा ने सबसे पहले बात की। एर्नेस्टो, उसने वकील से कहा, क्या आप इस शर्त के बारे में जानते थे? अग्रवाल ने सिर हिलाए। अनिल ने मुझे यह सीलबंद लिफाफा कुछ महीने पहले दिया था। इस समय तक इसे न खोलने के सख्त निर्देशों के साथ मैं आप सभी की तरह हैरान हूं। जयंत वेद ने अपना गला साफ किए। यदि आप अनुमति दे, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। मुझे लगता है कि अनिल साहब ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा दिखाई है। यह शर्त यह सुनिश्चित करेगी कि रिसोर्ट का भविष्य का नेता इसके कामकाज को अच्छी तरह से जानता हो। कविता ने सिर हिलाया, जोड़ते हुए। इसके अलावा यह आदित्य को हमारे कर्मचारियों को वास्तव में जानने और उनकी जरूरतों और चुनौतियों को समझने का मौका देगा। आदित्य चुपचाप इन टिप्पणियों को सुन रहा था। उसका दिमाग अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। अंत में वह खड़ा हो गया। सभी की नजरें उस पर टिक गई। वह शुरू में हकलाया, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज में दृढ़ता आती गई। मैं अपने पिता की शर्त स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं व्यवसाय में उतना शामिल नहीं रहा जितना मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं सीखने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए और अपने पिता की विरासत का सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। सीमा ने अपने बेटे का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गर्व और चिंता का मिश्रण था। आदित्य, क्या तुम्हें यकीन है? 6 महीने बहुत लंबा समय है और तुम्हें अपनी जानी पहचानी हर चीज को छोड़ना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नया संकल्प चमक रहा था। मुझे यकीन है, माँ। पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं व्यवसाय को वास्तव में समझूं, और अब मैं समझ रहा हूं क्यों। अब समय आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी संभालूं। वकील अग्रवाल खड़े हो गए। बहुत अच्छा, तो फिर अनिल के निर्देशों के अनुसार 6 महीने की अवधि 1 सप्ताह में शुरू हो। इस दौरान आदित्य, तुम्हें अपनी नई पहचान के लिए तैयार रहना हो। आप बाकी लोग, उन्होंने जयंत, कविता और रोहित की ओर देखते हुए कहा, आदित्य की वास्तविक पहचान के रहस्य को बनाए रखना हो। क्या यह स्पष्ट है? सभी ने गंभीरता से सिर हिलाए। बहुत अच्छा, अग्रवाल ने जारी रखा। अब कुछ अतिरिक्त विवरण हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। जबकि वकील स्थिति के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं के बारे में बात करना जारी रखे, आदित्य ने अपने आप को एक क्षण के लिए सोचने की अनुमति दी। उसका जीवन बहुत बदलने वाला था। वह प्लेबॉय वारिस से एक साधारण रखरखाव कर्मचारी बन जाएगा। यह विचार उसे डरा रहा था और उत्साहित भी कर रहा था। उसने दीवारों पर अपने पिता की तस्वीरों को देखा। अनिल मेहरोत्रा का मुस्कुराता हुआ और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार
आदित्य को लगा कि वह वास्तव में अपने पिता को समझ रहा था। यह अंतिम चुनौती अनिल का अंतिम उपहार था। आदित्य को न केवल दूसरों के सामने बल्कि खुद के सामने भी खुद को साबित करने का मौका। मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा पिताजी, आदित्य ने सोचा। उसके अंदर एक नया संकल्प जल रहा था। अगले दिन एक भंवर में बीत आदित्य को अपने नए जीवन के लिए तैयार होना था, जिसे उसने अमित नाम दिया था। यह नाम उसने अपने दूसरे व्यक्तित्व के लिए चुना था, कविता की मदद से, जिन्होंने उसके परिवर्तन की देखरेख करने की पेशकश की थी। आदित्य ने अपनी नई पहचान के विवरणों की योजना बनाना शुरू कर दिए। एक दोपहर जब वे कविता के कार्यालय में अंतिम विवरणों की समीक्षा कर रहे थे, आदित्य अपनी शंकाओं को व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। कविता, क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में ऐसा कर पाऊंगा? क्या आपको लगता है कि मैं सभी को धोखा दे पाऊंगा और 6 महीने तक एक साधारण कर्मचारी के रूप में रह पाऊंगा? कविता, जो कुछ दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी, ने ऊपर देखा और उसे एक गर्म मुस्कान दी। आदित्य, मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल अच्छा है और तुम अपने विचार से कहीं अधिक सक्षम। तुम्हारे पिता ने यह चुनौती नहीं दी होती अगर उन्हें विश्वास नहीं होता कि तुम इसे पार कर सकते हो। आदित्य ने सिर हिलाया। समर्थन के लिए आभार। धन्यवाद कविता। मैं नहीं जानता कि आपके बिना क्या करता। आप हमेशा मेरे लिए वहां रही है, यहां तक कि जब मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। कविता हल्के से हंस। और तुम्हारे कुछ पल थे, लेकिन मैं हमेशा जानती थी कि उस अमीर लड़के के ढोंग के नीचे एक अच्छा आदमी था। उसका चेहरा अधिक गंभीर हो गए। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे पिता, वह और मैं बहुत करीब थे। वह केवल मेरे बॉस नहीं थे, बल्कि एक प्रिय दोस्त भी थे। आदित्य ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उसने हमेशा देखा था कि उसके पिता का कविता के लिए विशेष सम्मान था, लेकिन उसने कभी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। कविता ने जारी रखा। अनिल ने मुझे रिसर्च के बारे में, भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बहुत कुछ बताया था। वह चाहते थे कि मैं इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हारा मार्गदर्शन करूं, लेकिन बहुत अधिक हस्तक्षेप न करूं। वह चाहते थे कि तुम खुद चीजों की खोज करो। आपका क्या मतलब है? आदित्य ने पूछा, उत्सुक होकर। बस यह कि इस रिसोर्ट में दिखने वाली चीजों से कहीं अधिक है। आदित्य, तुम्हारे पिता ने यहाँ कुछ खास बनाया था, जो सिर्फ एक व्यवसाय से कहीं अधिक है। मुझे उम्मीद है कि इन 6 महीनों के दौरान तुम यह खोज पाओगे कि स्वर्ग द्वीप का वास्तव में क्या मतलब है। इससे पहले कि आदित्य और कुछ पूछ पाता, कार्यालय का दरवाजा अचानक खुल गए। जयंत वेद अंदर आया। उसके चेहरे पर मुश्किल से छिपी हुई चिड़चिड़ाहट थी। कविता, मुझे आपसे आपूर्तिकर्ताओं के नए अनुबंधों के बारे में बात करनी है, जयंत ने कहा, जानबूझकर आदित्य को अनदेखा करते हुए। कविता खड़ी हो गई। उसका चेहरा व्यावसायिकता में बदल गए। बिल्कुल जयंत। आदित्य, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर हम इसे बाद में जारी रखें? आदित्य ने सिर हिलाया, हवा में तनाव को महसूस करते हुए। जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा, तो उसने देखा कि जयंत ने उस पर एक ठंडी नजर डाल। उसे हमेशा लगता था कि महाप्रबंधक उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वह नजर और भी अधिक शत्रुतापूर्ण लग रही थी। कार्यालय से बाहर निकलते समय आदित्य ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने उसके लिए ऐसी चुनौती छोड़ी थी। 6 महीने तक एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना, अपनी असली पहचान छिपाए रखना, यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। जैसे जैसे वह रिसोर्ट के गलियारों से गुजरता गया, उसने महसूस किया कि वह इन सुंदर हॉलवे को एक नई नजर से देख रहा था। हर छोटी चीज, हर सजावट, हर कर्मचारी जो उसके सामने से गुजरता था, सब कुछ अब एक नया अर्थ रखता था। यह सिर्फ एक आलीशान रिसोर्ट नहीं था, यह उसके पिता का सपना था। एक ऐसा सपना जिसे उसने कभी पूरी तरह से समझा नहीं था। अपने कमरे में पहुंचकर आदित्य अपने बालकनी पर चला गए। उसने समुद्र की ओर देखा।
सूर्यास्त के रंगों को निहारते हुए उसके मन में एक नया संकल्प जन्म ले रहा था। वह इस चुनौती को स्वीकार करे। वह अपने पिता के सपने को समझेगा और उसे आगे बढ़ाए। उसी रात आदित्य ने अपना सूटकेस पैक करना शुरू किए। उसने अपने महंगे कपड़ों और घड़ियों को एक तरफ रख दिया और सादे मामूली कपड़े निकाले। जैसे जैसे वह अपने नए जीवन के लिए तैयारी कर रहा था, उसे लगा जैसे वह खुद को नए सिरे से खोज रहा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रिसोर्ट पर पड़ी, आदित्य या अब राहुल कर्मचारियों के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख। उसका नया जीवन शुरू हो चुका था। पहले दिन बहुत व्यस्त रहा। मार्टिन, मेंटेनेंस विभाग का प्रमुख, ने राहुल को रिसोर्ट के हर कोने का दौरा कराए। आदित्य ने पाया कि वह ऐसे स्थानों पर जा रहा था जहां वह कभी नहीं गया था। कर्मचारियों के लॉकर रूम, लॉन्ड्री, किचन के पीछे के हिस्से, हर जगह उसने कड़ी मेहनत करते कर्मचारियों को देखा जो रिसोर्ट को चलाने में मदद कर रहे थे। दोपहर के समय जब वह कर्मचारियों के कैफेटेरिया में अपना लंच खा रहा था, उसने एक युवती को देखा जो अकेले बैठी थी और एक मोटी किताब पढ़ रही थी। उत्सुकतावश वह उसके पास गए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। हाँ, बिल्कुल, मैं राहुल हूँ, आदित्य ने खुद को पेश किए। आज मेरा पहला दिन है। मैं सुधा हूँ, लड़की ने जवाब दिए। मैं यहाँ वेट्रेस के रूप में काम करती हूँ, लेकिन मैं अकाउंटिंग की पढ़ाई भी कर रही हूँ। आदित्य को सुधा की आंखों में एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिए। वह महसूस कर सकता था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आदित्य ने खुद को रिसोर्ट के दैनिक संचालन में डूबता हुआ पाए। वह सीख रहा था कि एक गेस्ट रूम को कैसे साफ किया जाता है, एक टूटे हुए एयर कंडीशन को कैसे ठीक किया जाता है और पूल को कैसे मेंटेन किया जाता है। हर दिन वह अपने पिता के सपने को एक नई नजर से देख रहा था। लेकिन जल्द ही आदित्य ने कुछ अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिए। वह जयंत और कुछ अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों के बीच रहस्यमय बातचीत सुन रहा था। कुछ नंबर ठीक नहीं लग रहे थे। और फिर एक दिन उसने जयंत को एक अजनबी आदमी के साथ गुप्त रूप से बात करते हुए देखा। आदित्य को एहसास हुआ कि उसके पिता की विरासत में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ था और अब यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह पता लगाए कि क्या चल रहा है और इसे ठीक करे। उस रात अपने छोटे से कमरे में लेटे हुए आदित्य ने एक फैसला किए। वह न केवल एक अच्छा कर्मचारी बनेगा, बल्कि वह यह भी पता लगाएगा कि स्वर्ग द्वीप रिसोर्ट में वास्तव में क्या चल रहा है। उसके पिता का सपना खतरे में था और वह इसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगले दिन की सुबह एक नए दृढ़ संकल्प के साथ आदित्य ने अपनी नई भूमिका में कदम रखा। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि वह इसका सामना करने के लिए तैयार था। स्वर्ग द्वीप का भविष्य दांव पर था और आदित्य मेहरोत्रा इसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आदित्य ने खुद को रिसोर्ट के दैनिक कार्यों में पूरी तरह से डुबो दिए। वह सुबह जल्दी उठता, अपना साधारण वर्दी पहनता और काम पर निकल जाता। उसके हाथ, जो कभी नरम और सुंदर थे, अब कड़े मेहनत के निशान दिखाने लगे थे। एक सुबह जब वह पूल एरिया में काम कर रहा था, उसने जयंत को किसी अजनबी व्यक्ति के साथ गर्मजोशी से बात करते हुए देखा। आदित्य ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। कीमतें बढ़ाना बंद नहीं कर सकते, अजनबी आदमी कह रहा था। हमारा समझौता स्पष्ट था। चीजें बदल गई है, जयंत ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिए। अनिल की मौत के बाद हमें। उसी क्षण जयंत ने आदित्य की उपस्थिति को महसूस किया और अचानक रुक गए। उसने आदित्य को एक तीखी नजर से देखा और फिर अजनबी को एक अधिक निजी जगह पर ले गए। आदित्य का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या समता और उसके पिता की मृत्यु ने चीजों को कैसे बदला था? उसने फैसला किया कि वह जयंत की गतिविधियों पर और करीब से नजर रखे। दोपहर के समय कैफेटेरिया में आदित्य ने सुधा को अकेले बैठे देखा। वह उसके पास गए।
क्या मैं बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। सुधा ने मुस्कुराकर सिर हिलाए। बिल्कुल राहुल। आदित्य ने अपनी ट्रे रखी और बैठ गए। सुधा, तुम यहाँ काफी समय से हो, है ना? हाँ, लगभग 2 साल, उसने जवाब दिए। क्या तुमने कभी कुछ अजीब देखा है? कुछ ऐसा जो ठीक नहीं लगता? सुधा ने उसे एक अजीब नजर से देख। क्यों पूछ रहे हो? आदित्य ने अपनी आवाज नीची की। मैंने कुछ चीजें देखी है, कुछ बातें सुनी है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं कि क्या। सुधा थोड़ी देर सोती रही, फिर आगे हुकी। अब जब तुम कह रहे हो, मैंने अपनी अकाउंटिंग क्लास के लिए जो वित्तीय रिकॉर्ड्स पढ़ रही थी, उनमें कुछ विसंगतियां थी। पहले मुझे लगा कि यह मेरी गलती होगी, लेकिन जितना ज्यादा मैं देखती हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लग। यहाँ वह सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। सुधा, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में और बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं। क्या हम काम के बाद मिल सकते हैं, किसी निजी जगह पर? सुधा ने उसे एक पल के लिए देखा, जैसे वह तय कर रही हो कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। अंत में उसने सहमति में सिर हिलाए। मुख्य समुद्र तट के दक्षिण में एक छोटी सी खाड़ी है, वहां कोई नहीं जाता। हम सूर्यास्त के समय वहां मिल सकते हैं। परफेक्ट, आदित्य ने कहा, राहत और उत्सुकता का मिश्रण महसूस करते हुए। मैं वहां मिलूंगा। उसी क्षण जयंत कैफेटेरिया में प्रवेश किए। उसकी नजर क्षण भर के लिए आदित्य और सुधा पर पड़ी। उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। आदित्य और सुधा ने एक सार्थक नजर का आदान प्रदान किया और फिर अपने लंच और सामान्य बातचीत की ओर लौट गए। लेकिन दोनों जानते थे कि उस रात, उस एकांत खाड़ी में, सब कुछ बदल सकता था। दिन का बाकी हिस्सा आदित्य के लिए प्रतीक्षा की एक धुंध में बीता। वह यांत्रिक रूप से अपने कार्य करता रहा। उसका मन उस रात क्या पता चल सकता है इस बात से व्यस्त था। जब अंत में सूर्यास्त का समय आया, वह चुपके से रिसोर्ट से निकला और सुधा द्वारा बताई गई खाड़ी की ओर चल पड़ा। वह उसे वहां पाया, एक चट्टान पर बैठी हुई, समुद्र को देख रही थी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी ने उसके चेहरे को नहला दिया था और एक क्षण के लिए आदित्य उसकी सुंदरता से स्तब्ध रह गए। सुधा, उसने धीरे से पुकारा जैसे वह नजदीक पहुंचा। वह मुड़ी और मुस्कुराई, हालांकि आदित्य उसकी आंखों में तनाव देख सकता था। राहुल, मुझे खुशी है कि तुम आए। आदित्य उसके बगल में चट्टान पर बैठ गया। उनके कंधे लगभग छू रहे थे। एक क्षण के लिए दोनों चुपचाप तटरेखा पर टूटती लहरों को देखते रहे। तो सुधा ने अंततः कहा, वास्तव में क्या चल रहा है राहुल? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। यह वह क्षण था। वह जानता था कि एक बार जब वह बोलना शुरू कर देगा, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं हो। सुधा, उसने शुरू किया, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए, मैं तुम्हें कुछ और बताने से पहले मुझे यह जानने की जरूरत है कि तुम मुझ पर भरोसा करती। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वह सब कुछ बदल सकता है, और मुझे यह जानने की जरूरत है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। सुधा ने उसे गहराई से देखा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। राहुल, तुम मुझे थोड़ा डरा रहे, लेकिन हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते। जो भी हो रहा है, मैं मदद करने के लिए यहाँ हूँ। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। यह अब या कभी नहीं का क्षण था। मेरा नाम राहुल नहीं है, उसने अंततः कहा। मैं आदित्य मेहरोत्रा हूँ, अनिल मेहरोत्रा का बेटा, इस रिसोर्ट के मालिक का। सुधा की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से फैल गई। क्या? लेकिन कैसे? क्यों? आदित्य ने उसे सब कुछ बताया। उसके पिता की मृत्यु, वसीयत, एक छद्म पहचान के तहत 6 महीने तक रिसोर्ट में काम करने की शर्त। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसने सुधा के चेहरे पर कई भावनाएं देखी, आश्चर्य, भ्रम और अंत में समझ। तो इतने समय से, सुधा ने मुरमुराया जब आदित्य ने अपनी व्याख्या समाप्त की। मुझे तुम्हें धोखा देने के लिए खेद है।
आदित्य ने ईमानदारी से कहा, मेरा इरादा कभी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, खासकर तुम्हें, लेकिन मुझे अपना कवर बनाए रखने की जरूरत थी। सुधा कुछ क्षणों के लिए चुप रही, सारी जानकारी को प्रोसेस करते हुए। अंत में उसने आदित्य को एक नए संकल्प के साथ देखा। ठीक है आदि, राहु नहीं आदित्य, उसने खुद को सुधारते हुए कहा, मैं समझती हूं कि तुमने ऐसा क्यों किए, और अब मैं समझती हूं कि तुम रिसर्च की अनियमितताओं में इतने रुचि क्यों रखते थे। तुमने क्या पता लगाया है? आदित्य ने राहत की एक लहर महसूस की जब देखा कि सुधा उसे अस्वीकार नहीं कर रही थी। उसने सुधा को राष्ट्रपति सवित में देखे गए दस्तावेजों, सुनी गई संदिग्ध बातचीत और जयंत वेद के बारे में अपने संदेहों के बारे में बताए। मुझे लगता है कि कोई रिसोर्स से पैसे का गबन कर रहा है, आदित्य ने निष्कर्ष निकाला, और मुझे संदेह है कि जयंत किसी तरह से इसमें शामिल है, लेकिन मुझे कुछ करने से पहले ठोस सबूत की जरूरत है। सुधा ने सिर हिलाया, उसका अकाउंटेंट का दिमाग पहले से ही निहितार्थों पर काम कर रहा था। वित्तीय रिकॉर्ड्स में मैंने जो विसंगतियां देखी, अब सब कुछ समझ में आता है। आदित्य, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पैसे के प्रवाह का पता लगाने में मदद कर सकती हूँ। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम पता लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। आदित्य ने सुधा के प्रति कृतज्ञता और स्नेह की एक लहर महसूस की। तुम ऐसा करोगी? मैं जानता हूं कि यह बहुत कुछ मांगना है और यह खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल करूंगी, सुधा ने दृढ़ता से कहा। इस रिसोर्ट में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर कोई चोरी कर रहा है या कुछ अवैध कर रहा है तो हमें उन्हें रोकना होगा। इसके अलावा उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जोड़ा, मैंने हमेशा एक तरह के जासूस अकाउंटेंट बनना चाहा था। आदित्य उसके उत्साह पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। धन्यवाद सुधा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारा समर्थन मेरे लिए कितना मायने रखता है। एक पल के लिए वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और आदित्य ने महसूस किया कि उनके बीच कुछ बदल रहा था। अब वह सिर्फ राहुल रखरखाव का लड़का नहीं था, बल्कि आदित्य मेहरोत्रा था, जिस पर इतना बोझ और जिम्मेदारी था। लेकिन सुधा की आंखों में उसने देखा कि यह मायने नहीं रखता था। वह उसे वास्तव में वह देख रही थी जो वह था। जब ऐसा लग रहा था कि यह क्षण कुछ और में बदल सकता है, पास की झाड़ियों में एक आवाज ने उन्हें चौंका दिए। दोनों एक झटके से खड़े हो गए, चौकस होकर चारों ओर देखने लगे। वह क्या था? सुधा ने फुसफुसाते हुए कहा। पता नहीं, आदित्य ने धीमी आवाज में जवाब दिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम जोखिम नहीं ले सकते कि किसी ने हमारा पीछा किया हो। जल्दी से वे खाड़ी को छोड़कर अलग अलग रास्तों से रिसोर्ट लौट आए, अगले दिन मिलने और अपनी जांच को गंभीरता से शुरू करने का वादा करते हो। उस रात जब आदित्य अपने छोटे से कर्मचारी कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था, उसका दिमाग सब कुछ के बारे में सोच रहा था जो हुआ था। उसने सुधा को अपनी असली पहचान बता दी थी और उसने न केवल उसे स्वीकार किया था, बल्कि उसकी मदद करने की भी पेशकश की थी। उसने आने वाली चीजों के बारे में उत्तेजना और डर का मिश्रण महसूस किए, लेकिन एक नई चिंता भी थी। क्या झाड़ियों में आवाज सिर्फ एक जानवर थी या कोई उनकी जासूसी कर रहा था? यह विचार कि उसका रहस्य उजागर हो सकता है उसे बेचैनी से भर दिए। जैसे जैसे वह सो रहा था, आदित्य यह नहीं जान सकता था कि अगले दिन की घटनाएं न केवल उसके संकल्प को, बल्कि सुधा के साथ उसके बढ़ते रिश्ते को भी परखेंगे। अगली सुबह धुंधली आकाश के साथ होगी, मानो आसमान आदित्य के अंदर के तनाव को प्रतिबिंबित कर रहा। उसने जल्दी से अपनी रखरखाव की वर्दी पहनी, अब पहले से कहीं ज्यादा सचेत होकर अपनी राहुल की भूमिका निभा रहा था। हर बातचीत, हर नजर अब एक नए अर्थ से लदी हुई लग रही थी। कर्मचारियों के कैफेटेरिया में नाश्ते के दौरान आदित्य ने सुधा को ढूंढे। उसने उसे वेट्रेस के एक समूह के साथ बैठे हुए पाया, हंसते और बातें करते हुए जैसे कि कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन जब उनकी नजरें संक्षेप में मिली तो आदित्य उसकी नजरों में साझेदारी देख सकता था। अब उनके पास एक साझा रहस्य था, एक बंधन जो रिसोर्ट में उनकी भूमिकाओं से परे था।
जब आदित्य सुधा के पास जाने ही वाला था ताकि वे मिलने का समय तय कर सके, जयंत वेद कैफेटेरिया में प्रवेश किए। महाप्रबंधक सामान्य से अधिक तनाव में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं जैसे वह किसी चीज की या किसी की तलाश कर रहा। जयंत की नजर आदित्य पर पड़ी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह उसे असामान्य गहनता से देख रहा। आदित्य ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या जयंत को कुछ शक हो गया था? इससे पहले कि वह इस बारे में अधिक सोच पाता, मार्टिन, रखरखाव प्रमुख, आदित्य के पास आए। राहुल, मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ आओ, मार्टिन ने कहा। उसका स्वर असामान्य रूप से गंभीर था। श्री वेद तुम्हें अपने कार्यालय में देखना चाहते हैं। अभी? आदित्य ने महसूस किया कि उसके पेट में एक गांठ बन गई। जयंत उसे क्यों देखना चाहता था? क्या उसने उसकी असली पहचान का पता लगा लिया था? जब वह मार्टिन के पीछे कैफेटेरिया से बाहर निकला तो आदित्य ने सुधा पर एक अंतिम नजर डाल। वह चिंता से उसे देख रही थी और आदित्य को उसके पास दौड़कर जाने और उसे बताने का जी चाहा कि क्या हो रहा था। जयंत के कार्यालय तक का रास्ता अंतहीन लग। आदित्य ने मानसिक रूप से पिछले कुछ दिनों में हुई हर बातचीत की समीक्षा की। यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसने कोई ऐसी गलती की थी जिससे उसका रहस्य उजागर हो सकता था। अंत में वे जयंत के कार्यालय के प्रभावशाली दरवाजे पर पहुंचे। मार्टिन ने दस्तक दी और अंदर से एक संक्षिप्त "अंदर आ जाओ" सुनने के बाद उसने दरवाजा खोला। यहाँ राहुल है, श्री वेद, मार्टिन ने कहा। धन्यवाद मार्टिन, तुम जा सकते हो। जयंत ने अपने डेस्क पर रखे कागजों से नजरें उठाए बिना जवाब दिए। मार्टिन ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया, अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए और आदित्य को जयंत के साथ अकेला छोड़ दिए। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गए। जयंत आदित्य की उपस्थिति को अनदेखा करते हुए अपने कागजों की जांच करता रहा। अंत में, जो एक युग की तरह लगा, के बाद जयंत ने नजर उठाई। राहुल, उसने कहा, उसकी आवाज ठंडी और गन्नात्मक थी। मैं तुम्हें देख रहा हूं। आदित्य ने महसूस किया कि उसका दिल एक पल के लिए रुक गए। उसने एक तटस्थ अभिव्यक्ति बनाए रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, श्रीमान। जयंत अपनी कुर्सी में पीछे झुक गया। उसकी आंखें आदित्य पर टिकी हुई थी। तुम अच्छा काम कर रहे, कुशल, विवेकपूर्ण, वह प्रकार का कर्मचारी जिसकी हम यहाँ स्वर्ग द्वीप में कदर करते हैं। आदित्य ने राहत और भ्रम का मिश्रण महसूस किए। क्या यह वास्तव में केवल उसके काम के प्रदर्शन के बारे में था? धन्यवाद श्रीमान, आदित्य ने जवाब दिया, आभारी लेकिन बहुत उत्साहित न दिखने की कोशिश करते हुए। हालांकि जयंत ने जारी रखा, उसका स्वर और भी तेज हो गया। मैंने यह भी देखा है कि तुम्हारी उन मामलों में असामान्य जिज्ञासा है जो तुम्हारी जिम्मेदारी के क्षेत्र से बाहर है। आदित्य ने जो राहत महसूस की थी वह तुरंत गायब हो गई। जयंत उस पर नजर रख रहा था और न केवल उसके काम पर। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, श्रीमान, आदित्य ने कहा, शांत रहने के लिए संघर्ष करते हुए। जयंत आगे झुका। उसकी आंखें कभी भी आदित्य की आंखों से नहीं हटी। मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल, स्वर्ग द्वीप एक बड़े परिवार की तरह है और एक परिवार में हर सदस्य की अपनी जगह और जिम्मेदारियां होती है। हमें यह पसंद नहीं है जब कोई अपनी जगह से बाहर निकलता है। जयंत के शब्दों में छिपी धमकी स्पष्ट है। आदित्य ने अपनी पीठ पर एक सिहरन महसूस की, लेकिन वह दृढ़ रहा। मैं समझता हूं, श्रीमान, उसने जवाब दिए। मैं यहाँ केवल अपना काम जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना करने के लिए हो। जयंत ने उसे एक पल और देखा, फिर धीरे से सिर हिलाए। अच्छा, मुझे खुशी है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। तुम जा सकते हो। आदित्य कांपते पैरों के साथ कार्यालय से बाहर निकल। यह स्पष्ट था कि जयंत को कुछ शक था, हालांकि शायद वह ठीक से नहीं जानता था कि क्या स्थिति आदित्य ने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक हो रही थी। जैसे ही वह अपने कामों पर लौट रहा था, आदित्य ने गलियारे में सुधा को देखा। उसने चिंता के साथ उसकी ओर देखा, स्पष्ट रूप से यह जानना चाहती थी कि क्या हुआ था। आदित्य ने सूक्ष्म रूप से सिर हिलाया।
इशारा करते हुए कि वहां बात करना सुरक्षित नहीं था। उस दिन बाद में अपने ब्रेक के दौरान आदित्य रिसोर्ट के बगीचों के एक शांत कोने में सुधा से मिलने में कामयाब रहा। क्या हुआ? सुधा ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। क्या जयंत को कुछ शक है? आदित्य ने जल्दी से जयंत के कार्यालय में हुई अजीब बातचीत के बारे में बताए। मुझे नहीं लगता कि वह जानता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, उसने निष्कर्ष निकाला, लेकिन वह निश्चित रूप से संदेह करता है कि मैं कुछ जांच कर रहा हूँ। सुधा ने भौहें सिकोड़। यह खतरनाक है आदित्य, शायद हमें रुकना चाहिए। नहीं, आदित्य ने दृढ़ता से बाधा दी। अब हम नहीं रुक सकते। अगर जयंत किसी अवैध काम में शामिल है तो हमें इसे उजागर करना हो। रिसर्ट के लिए, मेरे पिता की विरासत के लिए। सुधा ने उसे एक पल देखा और फिर धीरे से सिर हिलाए। तुम सही, लेकिन हमें और अधिक सावधान रहना हो। हम जयंत को हमें पकड़ने की अनुमति नहीं दे सकते। सहमत? आदित्य ने कहा। हमें अपनी जांच तेज करनी हो। सुधा, क्या तुम और अधिक वित्तीय रिकॉर्ड तक पहुंच सकती हो? हमें ठोस सबूत की जरूरत है। मैं कोशिश कर सकती हूँ, सुधा ने जवाब दिए। लेखा कार्यालय में कुछ फाइलें हैं जो उपयोगी हो सकती है, लेकिन शक जगाए बिना उन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। मुझे एक योजना पर विचार करने दो, आदित्य ने कहा। इस बीच सामान्य रूप से व्यवहार करो। हम नहीं चाहते कि जयंत तुम पर भी शक करे। जैसे ही वे अलग होने वाले थे, आदित्य ने सुधा का हाथ पकड़ लिए। सावधान रहना, ठीक है? अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। सुधा ने उसे एक आश्वासक दबाव दिए। मैं ठीक रहूंगा, हम इसमें साथ हैं, याद है? एक अंतिम सहमति की नजर के साथ वे अलग हो गए और अपने अपने कामों पर लौट गए। उस रात जब आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा था, उसका दिमाग योजनाओं और चिंताओं से भरा था। जयंत के साथ बातचीत ने उसे उससे अधिक हिला दिया था जितना वह स्वीकार करना चाहता था। वह जानता था कि वे एक खतरनाक खेल खेल रहे थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अब रुक नहीं सकता। जैसे जैसे वह नींद में डूबा, आदित्य यह नहीं जान सकता था कि अगले दिन की घटनाएं न केवल उसके साहस की परीक्षा लेंगी, बल्कि सुधा के साथ उसके बढ़ते रिश्ते की भौ। स्वर्ग द्वीप का रहस्य और भी अधिक जटिल और खतरनाक होने वाला था। अगली सुबह स्वर्ग द्वीप रिसोर्ट पर एक स्पष्ट तनाव के साथ हो। आदित्य अभी भी अपनी राहुल की पहचान के तहत सूर्योदय से पहले जाग गया। उसका दिमाग पहले से ही रात के दौरान उसने जो योजना बनाई थी उसके विवरणों पर काम कर रहा था। जैसे जैसे वह अपनी रखरखाव की वर्दी पहनता गया, उसने मानसिक रूप से हर कदम की समीक्षा की। वह जानता था कि जो वह करने वाला था वह जोखिम भरा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके पास अपने पिता के रिसोर्ट में क्या हो रहा था इसके बारे में सच्चाई का पता लगाने का कोई और विकल्प नहीं था। अपने कमरे से बाहर निकलते ही वह सामने से आते रमेश, मुख्य लेखाकार से टकरा गए। आदमी घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आंखें गलियारे के एक छोर से दूसरे छोर तक तेजी से घूम रही थी। सुप्रभात रमेश जी, आदित्य ने आरामदायक लहजे में अभिवादन किए। रमेश चौंक गया, जैसे उसने उस क्षण तक आदित्य की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। ओह सुप्रभात राहुल, ना? आदित्य ने सिर हिलाया, रमेश के माथे पर पसीने की बूंदों को नोट करते हो। क्या सब ठीक है? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। मैं नहीं, मैं ठीक हूं, रमेश ने जल्दी से जवाब दिया। उसकी आवाज सामान्य से थोड़ी ऊंची थी। बस बहुत काम है, तुम जानते, संख्याएं खुद से संतुलित नहीं होती। एक नर्वस हंसी के साथ रमेश जल्दी से चला गया। आदित्य को एक बेचैनी की भावना के साथ छोड़ गए। यह संक्षिप्त बातचीत ने आदित्य के विश्वास को और मजबूत कर दिया कि स्वर्ग द्वीप में कुछ गड़बड़। नए संकल्प के साथ वह कर्मचारियों के कैफेटेरिया की ओर बढ़ा, अपने नाश्ते के लिए और अपनी योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए। कैफेटेरिया में आदित्य ने सुधा को देख। वह एक कोने की मेज पर अकेली बैठी थी, देखने में एक लेखांकन की किताब में डूबी हुई थी। लेकिन जब आदित्य करीब आया
तो वह देख सकता था कि उसके कंधों में तनार था और उसकी आंखें पन्ने पर नहीं घूम रही थी। सुप्रभात, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा जैसे ही वह उसके सामने बैठ गए। सुधा ने ऊपर देखा। आदित्य को देखकर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आन। सुप्रभात रा आदित्य, उसने जवाब दिया, जल्दी से खुद को सुधारते हुए और अपनी आवाज को और भी धीमा करते हुए। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज आसपास की बातचीत के शोर पर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सुधा ने सिर हिलाया, अपनी किताब बंद करते हुए। जितना मैं एक संभावित कॉर्पोरेट अपराध करने के लिए तैयार हो सकती हूँ, उसने एक नर्वस हंसी के साथ जवाब दिए। आदित्य ने मेज पर अपना हाथ बढ़ाया, संक्षेप में सुधा का हाथ धनकते हुए। याद रखना, अगर किसी भी समय तुम्हें लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा है, तो तुम पीछे हट सकती। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। सुधा की आंखें इस इशारे पर नरम हो गई। हम इसमें साथ हैं, आदित्य। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। ठीक उसी समय जयंत वेद कैफेटेरिया में प्रवेश किया। उसकी तीक्ष्ण नजर कमरे में घूमी और फिर आदित्य और सुधा पर टिक गई। एक पल के लिए आदित्य को डर लगा कि जयंत उनके पास आएगा, लेकिन महाप्रबंधक ने बस आंखें सिकोड़ी और फिर सर्विस लाइन की ओर बढ़ गए। समय हो गया है, आदित्य ने फुसफुसाए। योजना याद है, मैं रिसोर्ट के पूर्वी विंग में एक मोड़ पैदा करूंगा। इससे अधिकांश सुरक्षा कर्मियों को व्यस्त रखना चाहिए। तुम्हारे पास लेखा कार्यालय में प्रवेश करने और हमें आवश्यक फाइलें प्राप्त करने के लिए लगभग 15 मिनट होंगे। सुधा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और घबराहट का मिश्रण था। सावधान रहना, आदित्य, और शुभकामनाएं। एक अंतिम साजिश भरी नजर के साथ दोनों उठ गए और अपने अपने स्थानों की ओर बढ़ गए, यह जानते हुए कि अगले कुछ मिनट सब कुछ बदल सकते हैं। स्वर्ग द्वीप रिसोर्ट पर रात गिर चुकी थी, जगह को अंधेरे की चादर में लपेटते हुए जो हवा में बढ़ती तनाव को प्रतिबिंबित करता प्रतीत होता था। आदित्य और सुधा दिन की घटनाओं से अभी भी उत्तेजित रिसोर्ट की सीमा पर एक छोटी से रखरखाव केबिन में छिपे हुए थे। जो कुछ हुआ था उसे समझने और अपना अगला कदम तय करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जयंत ने हमें पकड़ लिया, सुधा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज अभी भी एड्रेनालिन से कांप रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि उसे पता है कि तुम वास्तव में कौन हो? आदित्य ने सिर हिलाया, निराशा में अपने बालों से हाथ फेरते हुए। मुझे नहीं लगता। अगर वह जानता कि मैं आदित्य मेहरोत्रा हूं, तो उसने बहुत पहले ही कदम उठा लिया होता। लेकिन अब वह जानता है कि हम जांच कर रहे हैं और यह हमें खतरे में डालता है। सुधा ने सिर हिलाया, एक बार फिर से अपने फोन पर उन आपत्तिजनक दस्तावेजों की तस्वीरें देखते हुए जो उसने ली थी। आदित्य, यह बहुत बड़ा है। हम लाखों रुपयों के गबन, जाली अनुबंधों, संगठित अपराध से संभावित संबंधों की बात कर रहे हैं। उसकी आवाज अंतिम भाग में टूट गई। जो उन्होंने खोजा था उसके महत्व का एहसास अंत में पूरी ताकत से उसे मार। आदित्य उसके करीब आया, उसके कंधे पर एक आश्वासक हाथ रखते हुए। मैं जानता हूं यह अभिभूत करने वाला है, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या? सुधा ने पूछा। उसकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। हम सीधे पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर जयंत शामिल है, तो कौन जानता है कि कितने और लोग शामिल हैं। हम अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं। आदित्य एक पल के लिए चुप रहा, अपने विकल्पों पर विचार करते हुए। अंत में उसने एक फैसला किए। हमें कविता से बात करनी होगी। मेरे पिता उस पर भरोसा करते थे और अभी वह एकमात्र व्यक्ति है जिस पर मुझे लगता है कि हम भरोसा कर सकते हैं। सुधा ने धीरे से सिर हिलाए। ठीक है, लेकिन हम जयंत को देखे बिना उस तक कैसे पहुंचेंगे? उसने शायद हर सुरक्षा कर्मचारी को हमें खोजने के लिए लगा दिया होगा। मेरे पास एक विचार है, आदित्य ने कहा। उसकी आंखों में उसके पुराने आत्मविश्वास की एक चमक थी। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि हम एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करें। क्या तुम मेरे साथ इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो, सुधा?
सुधा ने उसे एक पल के लिए घूर कर देखा और आदित्य उसकी आंखों में आंतरिक संघर्ष देख सकता था। अंत में उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे मजबूती से दबाए। मैं तुम्हारे साथ हूं आदित्य। अंत तक। एक योजना के साथ आदित्य और सुधा रखरखाव केबिन से चुपके से बाहर निकले। रात उन्हें ढक रही थी, लेकिन हर छाया में एक संभावित खतरा छिपा हुआ लग रहा था। वे रिसोर्ट के बगीचों से तेजी से और चुपचाप निकले, रोशनी वाले क्षेत्रों और मुख्य रास्तों से बचते हुए। वे मुख्य भवन के पीछे पहुंचे, जहां वे जानते थे कि कविता का कार्यालय था। आदित्य ने दूसरी मंजिल पर एक खिड़की की ओर इशारा किए। वह उसके कार्यालय की खिड़की है, उसने फुसफुसाए। मैं चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करूंगा। तुम यहां रुको और निगरानी कर। अगर तुम किसी को आते देखो तो एक उष्णकटिबंधीय पक्षी की तरह सीटी बजाना, ठीक है? सुधा ने सिर हिलाया, हालांकि चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। सावधान रहना आदित्य। आदित्य ने उसे एक आश्वस्त मुस्कान दी, इससे पहले कि वह इमारत की दीवार को ढकने वाली लता पर चलना शुरू करे। हर गति सोच समझकर की गई थी, यह जानते हुए कि एक गलत कदम न केवल उन्हें उजागर कर सकता है, बल्कि एक खतरनाक गिरावट का कारण भी बन सकता है। अंत में वह कविता की खिड़की तक पहुंच गए। उसके आश्चर्य और राहत के लिए यह थोड़ी सी खुली थी। सावधानी से आदित्य ने इसे और खोला और कार्यालय में फिसल गए। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, केवल खिड़की से आने वाली चंद्रमा की धुंधली रोशनी से प्रकाशित था। आदित्य ने अपने फोन को टॉर्च के रूप में इस्तेमाल किया, कविता के किसी भी संकेत की तलाश में। कविता, उसने धीमी आवाज में पुकार, क्या तुम यहाँ हो? अचानक कार्यालय के कोने में एक लैंप जल गई, जिससे कविता एक कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति थी जो स्थिति के साथ तीव्र विरोधाभास में थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी आदित्य, कविता ने कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उदासी की एक छाया के साथ। मुझे पता था कि तुम अंततः सच्चाई का पता लगा लोगे और मेरे पास आओगे। आदित्य स्तब्ध रह गया, न केवल कविता की उपस्थिति से बल्कि उसके शब्दों से भी। तुम जानती थी कि रिसोर्ट में क्या हो रहा था? कविता ने धीरे से सिर हिलाए। हाँ, मैं जानती थी, और बहुत कुछ है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। वह उठी और आदित्य के पास आई। उसकी आंखें स्नेह और पछतावे के मिश्रण से भरी थी। लेकिन पहले हमें सुधा को यहाँ लाना हो। बाहर अकेले रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। आदित्य इस खुलासे से अभी भी स्तब्ध, यांत्रिक रूप से सिर हिलाया और सुधा को संकेत देने के लिए खिड़की के पास गए। कुछ ही मिनटों में वह भी कार्यालय में थी, आदित्य और कविता के बीच भ्रम से देखते हुए। बैठो तुम दोनों, कविता ने कहा, एक सोफे की ओर इशारा करते हुए। हमें बहुत कुछ बात करनी है और समय हमारे पक्ष में नहीं है। आदित्य और सुधा बैठ गए। उनके हाथ सहज ही एक दूसरे को लूने रहे थे, एक दूसरे के स्पर्श में आराम पा रहे थे। कविता ने उन्हें एक पल के लिए देखा। उसके चेहरे पर दुख की एक अभिव्यक्ति आई। जो तुम अभी सुनने वाले हो वह स्वर्गद्वीप और अनिल मेहरोत्रा के बारे में तुम्हारी हर मान्यता को बदल दे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य और सुधा ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाए। कविता ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। स्वर्गद्वीप हमेशा से ऐसा आलीशान रिसोर्ट नहीं था जैसा यह आज है। कविता ने शुरुआत की। बहुत साल पहले जब तुम्हारे पिता ने इसे खरीदा था आदित्य, यह एक भूली बिसरी समुद्र तट पर एक जर्जर मोटर से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अनिल ने संभावना दी थी, न केवल एक सफल व्यवसाय के लिए बल्कि कुछ और के लिए भी। कविता ने रुककर, जैसे वह सही शब्द खोज रही, तुम्हारे पिता एक दृष्टि वाले व्यक्ति थे आदित्य। वह न केवल एक रिसोर्ट बनाना चाहते थे बल्कि एक वास्तविक स्वर्ग, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी समस्याओं से बच सकें और शांति पा सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी, बहुत सारे पैसे की। आदित्य ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिता के बारे में कुछ ऐसा जानने वाला था जो हमेशा के लिए उनकी छवि को बदल दे। तब अनिल ने एक सौदा किया।
कविता ने जारी रखा। शक्तिशाली और खतरनाक लोगों के साथ एक सौद, ऐसे लोग जो उन्हें आवश्यक पैसा दे सकते थे लेकिन जो बदले में कुछ मांगते भी थे। किस तरह के लोग? सुधा ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट था। कविता ने उसे एक गंभीर नजर से देखा। ऐसे लोग जिनके साथ आप कर्ज में नहीं रहना चाहेंगे। उन्हें गैरपारंपरिक निवेशक कह सकते हैं। आदित्य ने महसूस किया कि उसके पेट में एक गांठ बन रही है। क्या आप कह रही है कि मेरे पिता ने अपराधियों के साथ व्यापार किया? कविता ने धीरे से सिर हिलाए। तुम्हारे पिता का मानना था कि वे सही काम कर रहे हैं, आदित्य। उन्होंने सोचा कि वे इस पैसे का उपयोग कुछ सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो बहुत से लोगों को लाभ पहुंचाएगा। और कई मायनों में उन्होंने ऐसा किए। स्वर्ग द्वीप ने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, हजारों पर्यटकों को खुशी दी है। लेकिन कीमत? धन का दुरुपयोग, जाली अनुबंध। सुधा ने बीच में कहा, यह सब इन निवेशकों को भुगतान करने के लिए था, ए ना? हाँ, कविता ने पुष्टि की। अनिल ने वर्षों तक एक नाजुक संतुलन बनाए रखा। वे रिसोर्ट के मुनाफे का एक हिस्सा निवेशकों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि बाकी को जगह को बेहतर बनाने और सामुदायिक परियोजनाओं में फिर से निवेश करते थे। लेकिन हाल के दिनों में चीजें और भी जटिल हो रही थीं। आप क्या मतलब? आदित्य ने पूछा, जवाब से डरते हुए। कविता ने गहरी सांस ली। निवेशक और अधिक चाहते थे। उन्होंने अनिल को धमकी दी कि अगर वे भुगतान नहीं बढ़ाते तो वे सब कुछ उजागर कर देंगे। तुम्हारे पिता पर भारी दबाव था, आदित्य। मुझे लगता है कि इसने उनके दिल के दौरे में योगदान दिया हो सकता है। आदित्य अचानक खड़ा हो गया, अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रहा था। मैं यकीन नहीं कर सकता। मेरे पिता, वे ऐसा कैसे कर सकते थे? उन्होंने अपने सारे काम को कैसे जोखिम में डाल दिया? उन्होंने हम सभी को कैसे खतरे में डाल दिया? सुधा खड़ी हुई और उसने आदित्य के बार पर हाथ रखा, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। आदित्य, तुम्हारे पिता को लगा कि वे सही कर रहे हैं, शायद सही तरीके से नहीं, लेकिन उनके इरादे मायने नहीं रखते जब आप अपराधियों से निपट रहे हो, आदित्य ने कहा। हालांकि वह तुरंत अपने लहजे पर पछतावा महसूस करने लगा जब उसने सुधा के चेहरे पर दर्द का भाव देखा। कविता उनके पास आई, उसका चेहरा गंभीर था। आदित्य, मैं तुम्हारे गुस्से और निराशा को समझती हूँ, लेकिन अब इसके लिए समय नहीं है। हम एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं। तुम्हारे पिता की मृत्यु के साथ निवेशक बेचैन हो रहे हैं। जयंत उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। रुकिए, सुधा ने कहा। उसकी आंखें समझ से चमक रही थी। क्या जयंत रिसोर्ट की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है? कविता ने सिर हिलाए। अपने तरीके से, हाँ। मैं उसके तरीकों को स्वीकार नहीं करती, लेकिन वह तुम्हारे पिता द्वारा स्थापित संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, आदित्य। हालांकि अब जब तुम लोगों ने सच्चाई का पता लगा लिया है, तो चीजें और भी जटिल हो गई है। आदित्य ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, इस सारी जानकारी को समझने की कोशिश करते हुए। अब हम क्या करें? हम इस सब को बस नजरअंदाज नहीं कर सकते। कविता ने दोनों को एक दृढ़ भाव से देखा। नहीं, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका सामना अकेले भी नहीं कर सकते। हमें मदद की जरूरत है, आदित्य, और मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि हम इसे कहां पा सकते हैं। कहां? आदित्य और सुधा ने एक साथ पूछा। कविता अपनी डेस्क के पास गई और सबसे ऊपर के दराज से एक सीलबंद लिफाफा निकाल। तुम्हारे पिता ने यह तुम्हारे लिए छोड़ा था, आदित्य। उन्होंने कहा था कि इसे तुम्हें केवल तभी देना है जब तुम कभी स्वर्ग द्वीप के बारे में सच्चाई जान लो। कांपते हाथों से आदित्य ने लिफाफा लिए। उसने धीरे से खोला, एक हाथ से लिखा पत्र निकाला। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसका चेहरा भ्रम से आश्चर्य में और अंत में एक दृढ़ संकल्प में बदल गए। इसमें क्या लिखा है? सुधा ने धीरे से पूछा। आदित्य ने पत्र से नजर उठाई।
उसकी आंखों में एक नया संकल्प चमक रहा था। मेरे पिता के पास एक आकस्मिक योजना था, निवेशकों से हमेशा के लिए मुक्त होने का एक तरीका। लेकिन उन्हें मेरी जरूरत थी कि मैं इसे अंजाम दे सकूं। और क्या तुम तैयार हो? कविता ने पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद और चिंता बराबर मात्रा में थी। आदित्य ने सुधा को देखा, फिर कविता को, और अंत में अपने हाथों में पत्र को। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। स्वर्ग द्वीप सिर्फ एक रिसोर्ट से कहीं ज्यादा है। यह मेरे पिता की विरासत है। यह सैकड़ों लोगों की आजीविका है। मैं इसे अपराधियों के हाथों में नहीं जाने दे सकता। सुधा ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसाते हुए। तुम इसमें अकेले नहीं हो आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। कविता ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। और तुम्हारे पिता ने मुझ पर तुम्हारी मदद करने का भरोसा किया था, और यही मैं करने वाली हूं। आदित्य ने इन दो महिलाओं के प्रति आभार की एक लहर महसूस की जो उसके लिए और स्वर्ग द्वीप के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थी। वह जानता था कि आगे का रास्ता खतरनाक और चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन पहली बार जब से यह सारा पागलपन शुरू हुआ था, उसने उम्मीद की एक चिंगारी महसूस की। ठीक है, उसने अंततः कहा, चलो इसे करते हैं। चलो स्वर्ग द्वीप को बचाते हैं और मेरे पिता की असली विरासत का सम्मान करते हैं। जैसे जैसे सुबह की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई देने लगीं, कविता के कार्यालय को हल्के से रोशन करते हुए तीनों ने अपना अगला कदम योजनाबद्ध करना शुरू किए। वे जानते थे कि वे शक्तिशाली और खतरनाक दुश्मनों का सामना कर रहे थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनके पास कुछ ऐसा था जो उनके विरोधियों के पास नहीं था, सच्चाई और सही काम करने का संकल्प। स्वर्ग द्वीप अपने सबसे बड़े तूफान का सामना करने वाला था, और आदित्य, सुधा और कविता इसके केंद्र में थे। लेकिन साथ में, शायद, सिर्फ शायद, वे न केवल तूफान से बच सकते थे, बल्कि दूसरी तरफ और भी मजबूत होकर उभर सकते थे। असली परीक्षा अभी शुरू हो रही थी, और स्वर्ग द्वीप का भाग्य एक धागे पर लटका हुआ था। आगे में हलचल मच गया। आदित्य ने रिसोर्ट की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए अथक प्रयास किए, नई पारदर्शिता और व्यावसायिक नैतिकता नीतियों को लागू किए। सुधा, संकट के दौरान उसके साहस और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर रिसोर्ट की नई मुख्य लेखाकार बनने के आदित्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। साथ में उन्होंने एक शक्तिशाली टीम बनाई, आदित्य के दृष्टिकोण को सुधा की तीक्ष्ण वित्तीय समझ के साथ जोड़। कविता रिसोर्ट के प्रबंधन में एक प्रमुख व्यक्ति बनी रही। उसका अनुभव और निष्ठा पहले से कहीं अधिक मूल्यवान थे। उसके मार्गदर्शन में स्वर्ग द्वीप का कर्मचारी वर्ग पहले कभी नहीं देखे गए तरीके से एकजुट हो गया, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रहा था। नाटकीय घटनाओं के एक महीने बाद आदित्य ने रिसोर्ट में एक बड़ा समारोह आयोजित किए। कर्मचारी, मेहमान और स्थानीय समुदाय के सदस्य इकट्ठा हुए, जिसे आदित्य ने स्वर्ग द्वीप का पुनर्जन्म कहा। समुद्र तट के सामने एक छोटे से मंच पर खड़े होकर सुधा और कविता को अपने बगल में रखते हुए आदित्य ने भीड़ को संबोधित किया। लगभग 6 महीने पहले मैं इस रिसोर्ट में राहुल के रूप में आया था, एक साधारण रखरखाव कर्मचारी। मैंने सोचा था कि मैं व्यवसाय के बारे में सीखने आया हूं, लेकिन वास्तव में मैं जीवन, ईमानदारी और विरासत के सच्चे अर्थ के बारे में सीखने आया था। उसने रुककर भीड़ के ध्यानपूर्वक सुनते चेहरों पर नजर डाल। स्वर्ग द्वीप मेरे पिता के लिए हमेशा एक सामान्य व्यवसाय से कहीं अधिक था। यह एक सपना था, इस बात का एक दृष्टिकोण था कि यह क्या हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां लोग न केवल आराम और मनोरंजन बल्कि आशा और अवसर भी पा सके। आज हम उस सपने का दावा कर रहे हैं। आदित्य ने सुधा का हाथ पकड़ा, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसाते हुए। सुधा, कविता और आप सभी जैसे अद्भुत लोगों की मदद से हम एक नया स्वर्ग द्वीप बना रहे हैं, एक ऐसी जगह जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और आपसी देखभाल पर आधारित है। एक सच्चा स्वर्ग, न केवल हमारे मेहमानों के लिए बल्कि उन सभी के लिए जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। भीड़ तालियों और जयकार में फूट पड़ा।
आदित्य ने सुधा की ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार और दृढ़ संकल्प देखा जो वह अपने दिल में महसूस कर रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने फुसफुसाया, इतना धीरे कि केवल वह ही सुन सकती थी। सुधा मुस्कुराई, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, उसने जवाब दिए। जैसे जैसे सूरज स्वर्ग द्वीप पर डूब रहा था, आकाश को सोने और गुलाबी रंगों में रंग रहा था, आदित्य ने शांति और उद्देश्य की गहरी भावना महसूस की। वह जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अकेला नहीं हो। सुधा के साथ अपने बगल में, कविता के समर्थन के साथ और अपनी टीम की निष्ठा के साथ आदित्य भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। स्वर्ग द्वीप न केवल अपने सबसे बड़े तूफान से बच गया था, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत और चमकदार उभरा था। और इस तरह जैसे जैसे तारे रात के आकाश में दिखाई देने लगे, स्वर्ग द्वीप के लिए एक नया युग शुरू हो। ईमानदारी, प्यार और सच्चे खुशी का युग। अनिल मेहरोत्रा का सपना जीवित था, पहले से कहीं अधिक मजबूत, अपने बेटे के सक्षम हाथों में और उन सभी के दिलों में जो स्वर्ग द्वीप को अपना घर कहते थे।